इसका जो इतिहास है उसमें संवत निदेशालय पंचकुला हरियाणा, मैं सुमन देवी राजकीय महाविद्यालय सिवानी भिवानी हरियाणा से आज रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं लेकर आपके साथ। प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकाल को समझने से पहले रीतिकाल के काल विभाजन पर ध्यान देते हैं। हिंदी साहित्य में इसका जो इतिहास है उसमें संवत 1700 से लेकर 1900, अगर मैं ईस्वी की बात करूं तो उसमें से हम 57 घटा लेते हैं। 1643 ईस्वी से लेकर 1843 तक के कालखंड को रीतिकाल का नाम दिया जाता है। यह काव्य पूरी तरह से काव्य परंपरा यानी काव्य शास्त्रीय लक्षणों से बंधा हुआ है। इस साहित्य की रचना के लिए तात्कालीन राजतंत्र और सामंतवाद की प्रधानता भी उत्तरदायी है। इस काल में 3 प्रकार के रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि हुए हैं। चिंतामणि को इस काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। इस काव्य के व्यापक अध्ययन के पश्चात हमारे सामने इस काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आई हैं। जैसा कि आप पहले देख रहे हो, रीति ग्रंथों का निर्माण। रीतिकालीन हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम विशेषता रीतिकालीन जो ग्रंथ है, रीति ग्रंथ, उनका निर्माण हुआ। रीति का मतलब होता है एक ढंग, तरीका। रीति ग्रंथों में वे सारी रचनाएं आती हैं जिसमें काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। कवियों ने इन ग्रंथों में नायक नायिका भेद, छंद, अलंकार, रस, काव्य के तत्व जैसे भाव, कल्पना इत्यादि शामिल हैं। संस्कृत के लक्षण ग्रंथकारों का अनुसरण ये कवि करते रहे हैं। दूसरी विशेषता की तरफ बढ़ते हैं, श्रृंगार वर्णन। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है श्रृंगार वर्णन। इस काल के कवियों ने भक्तिकालीन कृष्ण काव्य से प्रेरणा लेकर समसामयिक परिवेश से अनुप्रेरित होकर श्रृंगार वर्णन किया है। कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का यानी संयोग और वियोग का चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत इन्होंने भाव और अनुभाव का चित्रण किया है। इन कवियों ने वियोग श्रृंगार का भी वर्णन किया है, परंतु इनको संयोग में सबसे अधिक सफलता मिली है क्योंकि वियोग वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है। वैसे धनानंद का वियोग श्रृंगार वर्णन उत्कृष्ट है। इसके बाद हमारी जो तीसरी विशेषता है वो अलंकार वर्णन है। अलंकार वर्णन भी इस काल के कवियों की मुख्य प्रवृत्ति रही है। कवियों ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए संस्कृत काव्य शास्त्रों में वर्णित अलंकारों के लक्षणों का सहारा लेकर अर्थ अलंकार और शब्दालंकार के बेहतरीन उदाहरण जुटाए हैं, जैसे श्लेष, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, विभावना इत्यादि इनके प्रिय अलंकार रहे हैं। जैसे यद्यपि सुजाति, सुलक्षणी, सुबरन रस सुव्रत, भूषण बिनु न बिराजई, कविता वनिता मीत। केशव की ये पंक्तियां हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। वीर काव्य का निर्माण इन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि इस काल में केवल रीति ग्रंथ ही लिखे गए हों। इस काल में औरंगजेब के कुशासन से निजात दिलाने के लिए गुरु गोविंद सिंह एवं कविवर भूषण इन्होंने वीर काव्य भी रचा है।
इन्होंने प्रचुर मात्रा में वीर रस के काव्य की रचना की है। इनके प्रमुख वीर रस के ग्रंथों में छत्रसाल, दशक, शिवा बावनी इत्यादि आते हैं। इनके अलावा कविलाल, सूदन, जोधराज, चंद्रशेखर आदि कवियों ने भी अपनी ओजस्वी वाणी से इस काल के साहित्य में वृद्धि की है। पांचवी हमारी मुख्य विशेषता रही है भक्ति और नीति। रीति काल में श्रृंगार प्रधान रचनाओं के बीच अनेक कवियों ने भक्ति एवं नीति काव्य की रचना भी की है। भक्ति की धारा इस काल में अखंड रूप से प्रवाहित होती रही है। इस काल में प्राय सभी कवियों ने भक्ति से संबंधित काव्य भी लिखा है। बिहारी का इसमें हम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ले सकते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नाही कोई, जू जू जूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। यही काल ऐसा रहा है जिसमें नीति की बातें भी हुई हैं। रीतिकालीन अलंकारिकता शैली के आधार पर रचित नीति सूक्तियों के विषय में विविधता और प्रत्यक्ष जीवन की अनुभूतियों के दर्शन हमें बिहारी सतसई में होते हैं, जो कि बिहारी की एकमात्र रचना है जिसमें 713 दोहे हैं। अगली विशेषता की तरफ चलते हैं, नारी चित्रण। रीतिकालीन कवियों के सामने नारी का केवल एक ही रूप रहा है, वह रहा है विलासिनी, नायिका या प्रेमिका का। इन कवियों ने इसको भोग्या बनाकर उनके अंग प्रत्यंग के समग्र सौंदर्य और लीला विलास का चित्रण किया है। उसके नक्सिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ किया है। वे सदा उनके लिए शारीरिक सौंदर्य का ही चित्रण का विषय बनती रही हैं। उनकी आत्मा के सौंदर्य तक वो नहीं पहुँच पाए हैं। इनका ध्यान नारी जीवन के सामाजिक महत्व उनके माँ, बहन, बेटे रूप पर नहीं गया है। सिर्फ उसको एक विलासिनी या प्रेमिका के रूप में ही देखा गया है। उसके नक्सिक सौंदर्य का वर्णन इसकी प्रमुख विशेषता रही है। चलिए अगली इसकी 7वीं विशेषता की तरफ बढ़ते हैं, आश्रयदाताओं का यशोगान। इस काल में प्राय सभी कवि जो है वो राज्य आश्रित रहे हैं। उन्होंने अपने अपने राजाओं के और ध्यान आकर्षित करने के लिए उनकी वीरता, उनके श्रृंगारिकता, दान वीरता, धर्म वीरता के संदर्भ में बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण काव्य की रचना की है। प्राय कोई भी कवि ऐसा नहीं है जिन्होंने ऐसा ना किया हो। अगले विशेषता की तरफ जाते हैं, काव्य रूप। काव्य रूप की दृष्टि से इस काल में मुक्तक काव्य की रचना अधिक हुई है। तात्कालीन दरबार में उत्तेजक तथा वासनामय वातावरण से लंबे लंबे प्रबंध काव्यों को सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं था। इस होड़ भरे वातावरण में मुक्तक से अच्छा कोई काव्य रूप था ही नहीं। इस काल में कुछ प्रबंध काव्य भी रचे गए हैं, परंतु मुक्तक काव्य सागर के समान छोटे से तालाब का यहाँ आभास करवाते हैं। प्रकृति चित्रण की अगर मैं बात करूं तो रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण ज़्यादा किया है। यहाँ प्रकृति मानव के मनोभाव को उद्दीप्त करने वाली सहायिका के रूप में अधिक चित्रित हुई है। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण करने का इन दरबारी कवियों के पास समय नहीं था। वैसे इस काल में प्रकृति का मानवीय कर्ण रूप भी चित्रित हुआ है। सेनापति तथा गवाल का आलंबन प्रकृति चित्रण भी दर्शनीय है। लास्ट में भाषा की बात करूं, इस काल यह जो काल था रीतिकाल, भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा का उत्कर्ष काल रहा है। कवियों ने अपने काव्य में इस काल में ब्रज भाषा का परिमार्जन किया है। वैसे इस काल की भाषा में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बुंदेलखंडी, अवधी, फारसी शब्द भी देखे गए हैं। इस भाषा में माधुर्य, अलंकृति, लाक्षणिकता, वर्ण मैत्री, सुकुमारता, कोमलता यानी कोमलकांत पदावली, मुहावरे और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग इसमें दिखा है, जो रीतिकालीन साहित्य को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रही थी। छंदों की दृष्टि से इस काल में प्राय दोहा, सोरठा, कवित और सवैया छंदों का प्रयोग है। इस प्रकार हम निष्कर्ष के स्वरूप कह सकते हैं कि उक्त विवेचन के आधार पर बेशक से इस काव्य
में भाव भी है, परंतु कला का प्रयोग इतना अधिक है कि यह भाव जो है वो रीति में हो गया है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब अभ्यास के बारे में बात करते हैं। अभ्यास में मैं आपको सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि रीतिकाल की विशेषताएं बताइए या इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, या रीतिकाल को श्रृंगार काल या श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, इसका नामकरण पर भी विवेचन कीजिए। धन्यवाद सभी को।